हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी घटना चक्र, जिसमें हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे और इससे पहले की सारी वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए आज के लेक्चर की हम शुरू करते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, यानी भाग 4 में 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है और इसके पक्ष निम्नलिखित हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होंगे, यानी अगर सरकार इनका पालन नहीं करती है तो आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते कि ये लागू क्यों नहीं कर रही है, तो इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं, यानी कि अगर कोई भी सरकार देश को चलाना चाहती है तो कुछ नीतियों को जो पालन करती है वो नीतियाँ ही इसमें शामिल होती हैं डीपीएसपी में। राज्य का यह कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे और आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ऐसा 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। अगर वो समान रूप से समान कार्य कर रहे हैं, एक जैसे ही काम कर रहे हैं, तो एक जैसे वेतन भी मिलने चाहिए। भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध होना चाहिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमिक जो पैसे होते हैं या जो आर्थिक शक्तियाँ होती हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वहीं पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टीचर है, चाहे वो महिला टीचर हो या पुरुष टीचर हो, तो जब दोनों ही लोग प्राइमरी या अपर प्राइमरी या इंटर कॉलेज के अगर टीचर हैं तो उनको सेम वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला को कम मिले या पुरुष को ज़्यादा मिले, तो इन चीज़ों के खिलाफ होता है। तो 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। वहीं बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य, और 39A जो बाद में जोड़े गए संशोधन के द्वारा 39A में कहा गया कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो यूँ कहें कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता भी दी जाती है। इसीलिए आप जब जाते हैं इन कोई भी केस करने पुलिस के पास, तो एफआईआर वगैरह करने का कोई पैसा नहीं लगता है। यानी पुलिस आपकी जो है कि क्या करती है, निःशुल्क विधिक सहायता करती है। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा, यानी कि राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध भी करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे काम, शिक्षा और लोक सहायता को कोई मूल अधिकार नहीं बनाया गया कि राइट टू वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। ये डीपीएसपी में है। सरकार को अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ नए कामों का या नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है तो वो करेगी। आर्टिकल 42 में कहा गया है राज्य काम की न्याय संगत तथा मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अब यहाँ पे जो ये प्रसूति सहायता के लिए जो अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है, यह महिलाओं के लिए विशेषाधिकार के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 14 का आप जो है कि क्लेम नहीं कर सकते कि समान संरक्षण या समानता होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का विशेष गुण है, इसलिए प्रसूति सहायता यहाँ पर दी जाती है। बाकी काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में। और अगला है आर्टिकल 43, जिसमें कहा गया कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। आज आप देखेंगे कि आसपास जैसे आप घर बनवाते हैं तो मजदूरों की लगातार एक उचित मजदूरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई 100 रुपये में काम करा लेगा, लगभग 500-600 रुपये। तो ये मजदूरी भी क्या होती है, धीरे धीरे सरकार तय करती चली जाती है, जिससे मजदूरों की भी स्थिति में सुधार हो सके। आर्टिकल 43A, जिसको बाद में जोड़ा गया संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके मैनेजमेंट में जो कर्मकार होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री उन्हीं लोगों से ही चलाई जा रही है। आर्टिकल 44 में राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 45, इसमें जो है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। कितने से? 6 वर्ष से कम। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा की बात होती है, वो आर्टिकल आपके 21A में फंडामेंटल राइट्स को बना दिया गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो 2010 के एक्ट के थ्रू दिया जाता है इनको। और अगला है आपका
आर्टिकल 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा और आर्थिक वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। यानी आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइबल्स हो या जो है कि अन्य ओबीसी वर्ग हो, इनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि शिक्षा और आर्थिक हित इनकी भी सुनिश्चितता कौन करेगा? राज्य करेगा आर्टिकल 46 के तहत। इसीलिए आप देखेंगे कि 16(4) और 16(5), 15(4), 15(5) ये जो आर्टिकल है मूल अधिकार में, इसमें रिजर्वेशन की बात क्यों कही गई है? इसी चीज़ों को ध्यान में रख के कही गई है। आगे आर्टिकल 47, इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 48(1) में या ए के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव जंतुओं के बारे में यहाँ पे रहेगा कि इनकी जीवों की रक्षा भी करेगा। आर्टिकल 49 है के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करेगा। अब जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन से हो गए? आपका इंडिया गेट हो गया, लाल किले हो गए। तो इस तरीके की जो महत्व के स्मारक होते हैं, इनका भी संरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो आर्टिकल 49 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। कहने का मतलब है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही अलग अलग काम करेंगे, कोई भी किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अदरवाइज व्यवस्था जो है कि ठप हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 50 कहता है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है 51, इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बनाए रखना राज्य की ही जिम्मेदारी है, तभी एक देश के द्वारा जो है कि शांति स्थापित की जा सकती है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डील करते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्वों में एक अंतर भी होते हैं, उनको समझते हैं। तो पहले मौलिक अधिकार को देखिए, तो ये भाग 3 में उल्लिखित हैं, और जबकि नीति निषेध तत्व जिसको हम डीपीएसपी कहेंगे भाग 4 में है। मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार जो है कि इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब क्या होता है कि ये राज्य का कोई कार्य नहीं करने देती, बल्कि राज्य के कार्यों को रोकती हैं। कैसे कार्यों को? अगर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो व्यक्ति या मानव के अधिकारों के खिलाफ हैं, तो राज्यों को रोकती है ऐसे कामों से। लेकिन यहाँ पे क्या इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है, क्योंकि राज्यों के द्वारा समाज के कल्याण के लिए, समुदाय के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए कुछ नए कार्य किए जाते हैं, और वहीं ये वाद योग्य हैं और इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। अगर मान लीजिए आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप केस भी कर सकते हैं कि मेरे इन अधिकारों को छीना जा रहा है। जबकि ये गैर वाद योग है। अगर कोई सरकार अपने डीपीएसपी का पालन नहीं करती है, नीतियों का पालन नहीं करती है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और इनको कानूनी रूप से मान्य किया गया है। यानी ये लीगल राइट्स हो, मतलब लीगली तरीके से इसको जो है कि अप्रूव किया गया है, जबकि ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता है। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाना होता है, जबकि डीपीएसपी के लिए आपको विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और यह व्यक्तिगत कल्याण पर फोकस किया गया, यानी एक एक व्यक्ति को कल्याण किया गया है इसमें जो है कि मूल अधिकार के माध्यम से। जबकि यहाँ डीपीएसपी में आप देखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, यानी कि समुदाय के विकास के लिए किया गया है, और यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त है। इसमें कोई खर्चा या पैसा या कोई विधि की जरूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, अगर अदरवाइज ये नहीं प्राप्त हो सकते ऐसे। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आईएएस प्री 2002 में तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से समाज का भी भलाई करनी है और आर्थिक रूप से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और गणतंत्र को स्थापित करना है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के स्थापना के लिए ही डीपीएसपी इस्टेब्लिश किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वाला शब्द अक्सर छूट जाता है और गलत हो जाता है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना यह भी सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह गलत है। हमारे संविधान में प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लिख दिया गया है कि हमारा भारत जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी एक धर्म का पालन नहीं करता है, वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है, इज्जत देता है और उसकी सुरक्षा करता है। सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ भी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो सी ऑप्शन इस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे भारतीय संविधान या डीपीएसपी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? मौलिक अधिकार से अभी हमने अंतर देखा, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है, उत्तरोक्त राज्यों के लिए। अब देखिए ये भाषा देखिए आईएएस प्रीलिम्स में इस तरीके की प्रयोग की जा रही है। पूर्वोक्त का मतलब हो गया कि जो डीपीएसपी की बात हो रही है, उत्तरोक्त का मतलब हो गया जो मौलिक अधिकार है। अब आगे देखते हैं कि पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोक्त है, तो ऐसा नहीं है भाई। डीपीएसपी भी तो संविधान का अंश है, भाग 4 में लिखा हुआ है, और मूल अधिकार भी भाग 3 में लिखा हुआ है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके। निदेशक तत्व क्या है? वाद योग हैं, कठोर हैं, अवाद योग हैं या लचीले हैं? तो अवाद योग हैं, यानी इसके लिए हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निषेध तत्व और इनमें सब कौन से सही है, इस पे बात करते हैं। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? बिल्कुल नहीं। डीपीएसपी किसी भी विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते, बल्कि उनके लिए तो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं कि सरकार समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ नए कार्यों को कर सके। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। न तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन से सही है? ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे? गलत, क्योंकि भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है और डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे? अब देखिए राज्य के द्वारा जो कानून बनाने को प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे, तो दूसरा और तीसरा ये दोनों ही सही है, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और आईएएस प्री 2020 का यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, राज्य की नीति निषेध तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति को राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो तो मूल अधिकार के माध्यम से मिल ही गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र डीपीएसपी के माध्यम से प्राप्त होगा। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप देख लीजिए ये दोनों ही प्रश्न जो है कि एक आईएएस प्री 2015 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया, यानी यहाँ पे भी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं आईएएस में भी। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 4 से 5 बार पूछा गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहाँ पर? राज्य के नीति निषेध तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में या प्रस्तावना में? तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में। और यह जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निषेध तत्व ही घोषणा करते हैं इसकी। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था डीपीएसपी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो डीपीएसपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डीपीएसपी। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में, और ए और सी दोनों में, यानी प्रस्तावना और डीपीएसपी। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना में भी पाया जाता है और साथ ही साथ जो है कि राज्य के नीति निषेध तत्वों में भी पाया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे सुनिएगा
ध्यान से, अभी हमने इससे पहले एक प्रश्न को सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें प्रस्तावना भी ऑप्शन था, डीपीएसपी भी था। तो वहाँ पे हमने डीपीएसपी को क्यों आंसर लिया, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं था, वहाँ पे चारों अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए थे और ऐसे में प्रस्तावना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हो जाते हैं, डीपीएसपी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों को ही ऑप्शन बना रहा है एक साथ, तो हमने डी ऑप्शन इज करेक्ट किया। कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के नीति हिंसक सिद्धांत तत्व जो है सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि समाजवादी भी हैं इसमें, गांधीवादी भी हैं और उदार बौद्धिकतावादी भी हैं, तो इसलिए सभी विभागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40, वहीं जो है कि आर्टिकल 46, 48, ये सब गांधीवादी सिद्धांत हैं। और जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये उदार बौद्धिकतावाद, तो इसमें आर्टिकल 38, 39 ये सब शामिल हो जाते हैं इसमें। तो लगभग कुछ आर्टिकल्स गांधीवादी हैं, तो कुछ समाजवादी हैं, कुछ उदार बौद्धिकतावादी यानी जिसको हम उदारवाद कहते हैं, तो इसमें सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निरसक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है, तो हमने इसको पढ़ा है कि ये आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। आर्टिकल 14 देख ले, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति हिंसक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। रिपीटेड प्रश्न है और ये आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी का विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं, वाद योग हैं, मौलिक अधिकार हैं, वाद योग नहीं है और कोई नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये वाद योग नहीं है अर्थात इनफोर्सेबल नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मूलभूत है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति हिंसक तत्व या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो आईएएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निरसक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। अगर धन का केंद्रीकरण होगा, जबकि हमने पढ़ा है डीपीएसपी में कि धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए अर्थात आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो ये बी का उल्लंघन करता है, क्योंकि राज्य के नीति निरसक तत्वों में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और अगर केंद्रीकरण हो रहा है तो इसका मतलब डीपीएसपी का यह उल्लंघन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, गलत, डीपीएसपी सिद्धांतों के अंग है, बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 39 ए में कहा गया है ये। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राज्य की नीति हिंसक तत्वों में निहित है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, इसको काट दिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी काट दिए, ये आर्टिकल 21 है यानी कि मूल अधिकार है। और आगे देख लेते हैं हम इसमें, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, यह भी गलत है क्योंकि आर्टिकल 29-30 मूल अधिकार है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाए, क्योंकि यही जो है कि बात डीपीएसपी में लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये तीनों ही जो है कि मूल अधिकार हैं, लेकिन ये आपका डीपीएसपी है। क्या है ये, डीपीएसपी। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति हिंसक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 40 के अंतर्गत की गई। कौन से, आर्टिकल 40 के अंतर्गत यहाँ पे पंचायती राज की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है। तो आर्टिकल 40, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आर्टिकल 50 किसके लिए जो है कि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका,
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए आर्टिकल 40 जो है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। आर्टिकल 32 जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक उपचारों की बात करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये रिट जारी होती है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि शांति को स्थापित रखना ही इसका उद्देश्य होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है या एक निदेशक सिद्धांत है? तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, निदेशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 26 को मैचिंग करना है आपको। ग्राम पंचायतों का गठन, अगर ग्राम पंचायतों का गठन आप देखते हैं तो आर्टिकल 40 में आ जाइए, और समान आचार संहिता अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 44 में आ जाइए। वहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण देखते हैं तो आर्टिकल 50 में आ जाइए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास तो आर्टिकल 51 में आइए, और कृषि एवं पशुपालन की बात करेंगे तो आर्टिकल 48 में आएंगे। तो इस तरह से इसका हमने मैचिंग कर लिया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं सही सुमेलित क्या दिया है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, समान आचार संहिता आर्टिकल 44, कृषि एवं पशुपालन संगठन आर्टिकल 48, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण आर्टिकल 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद और विषय। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 48 इसमें कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये सामने ही सारे के सारे मैच किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। आर्टिकल 39A में कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह बिल्कुल ही गलत है जो है कि, क्योंकि ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है आर्टिकल 48, जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत। यूपीपीसीएस प्री 2020 का ये प्रश्न था। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित पहचान कीजिए। तो देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42, यह गलत है। कृषि और पशुपालन संगठन आर्टिकल 43, यह भी गलत है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी गलत है, 41 में नहीं है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना, ये आर्टिकल 39 है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ देखते हैं हम, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A, कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 और पुरुष और स्त्रियों दोनों के का समान कार्य के लिए समान वेतन हो आर्टिकल 39 डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, उसकी हम पहचान करेंगे। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A, और वहीं अगला है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की जा रही तो आर्टिकल 40 भी सही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पर कि सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि सहकारी सोसाइटी का जो संवर्धन है आर्टिकल 43A में नहीं कहा गया है। आर्टिकल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में कहा गया है। किस में कहा गया? 43B में। और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? तो आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए ही मनरेगा के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर क्या है कि भाग 4 में डीपीएसपी में जो आर्टिकल 41 के तहत उपबंध है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। वहीं इसी के भाग अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा या किसी
किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाओं का प्रदान करने का प्रयास करेगा। और मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चित की गई है? आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A के द्वारा जो है कि श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 34, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया जाता है? तो ये उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी जो होती है वो आर्टिकल 43A में आती है, जिसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, यानी कि किस में कहा गया? तो ये आर्टिकल 50 में कहा गया और ये DPSP के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में है, आप देखते हैं यहाँ पे 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 43A में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार, 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 51 में DPSP के अंतर्गत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो DPSP में यह बात कही गई है आर्टिकल 51 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यानी आर्टिकल 51, क्योंकि विदेश नीति में हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए, समान आचार संहिता नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि ये तो आर्टिकल 44 में पहले से ही प्रोविजंस में है, बाकी सभी को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए थे? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, नहीं, यह नहीं जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, यानी आर्टिकल 43A को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के? तो अब ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूल अधिकार की बात कर रहा है। तो देखिए, शोषण में जो है कि आपके बच्चों के शोषण की बात होती है, स्त्रियों के भी शोषण की बात हो जाती है। तो अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। दलितों के लिए अलग से बात की, क्योंकि दलितों के शोषण के लिए आर्टिकल 17 में प्रोविजन दिया गया अस्पृश्यता का सिद्धांत, तो ये 4 वाला अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं। तो देखिए, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यह जो है कि आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट्स बन चुका है। जबकि आर्टिकल जो आपका 45 है उसमें क्या कहा गया है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रयास करना, या शिक्षा और सेवा और उनके पालन पोषण की बात राज्य सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य DPSP तत्व नहीं, यानी कि निदेशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, यह भी है। गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, यह भी है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, यह भी है। लेकिन 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यह गलत है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार में, और वो भी 16 नहीं बल्कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, गलत, ये आर्टिकल 23 मूल अधिकार में आता है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यह भी जो है कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि आपके DPSP में आता है। यहाँ देख सकते हैं आप कि आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 47 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित डीपीएसपी के प्रावधानों पर विचार कीजिए और कौन से इसमें गांधीवादी सिद्धांत है। यहाँ पर ये पूछा गया कि गांधीवादी सिद्धांत जो है, तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की सुनिश्चित करना, ये तो उदारवादियों का प्रोविजन है, तो इसलिए इसको तो हम काट सकते हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, आर्टिकल 40, ये जो है कि आपका किसमें आता है, गांधीवादी आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यह भी गांधीवादी है। और अगला जो है कि इसका है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, यह नहीं है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि आर्टिकल 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है कि ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये ए और बी यानी कि डीपीएसपी में भी पाए जाते हैं और मूल कर्तव्यों में भी है। उम्मीद मतलब अपेक्षा की जाती है कि आपको भी अपनी तरफ से सहयोग करना है। तो ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि कौन सा एक राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म और कुल, जाति, लिंग अथवा स्थान पर प्रतिषेध नहीं करेगा। और अस्पृश्यता का प्रवर्तन, तो ये डी गलत है, सी गलत है और बी भी गलत है, केवल ए वाला सही है क्योंकि तीनों ही मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। और अगला क्वेश्चन आता है लास्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में बाद में जोड़ा गया है। तो मुफ्त कानूनी सलाह यानी कि जो है कि निःशुल्क कानूनी जो सलाह है उसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, आर्टिकल 39A में। तो ये थे दोस्तों आपके डीपीएसपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।